Hello everyone, I heartily welcome you all to the Legal Success Squad. Today we will be discussing the most important topics of the CPC which usually comes in the prelims as well as in the mains examination. यहाँ पे मैं कुछ पॉइंटर्स आप लोग को बताऊंगी, आप उसको हाईलाइट कर लीजिएगा. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करने के लिए भी काम आएगा मेंस के लिए, और साथ ही साथ वो पॉइंटर्स प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं. सो लेट अस डिस्कस दैट. नंबर 1, प्रिलिमिनरी में हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले सबसेक्शन 2. तो सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 कोड के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ रूल्स इंक्लूड करते हैं. 2 सबसेक्शन 2 दैट इज डिक्री, जहाँ पे इधर डीम डिक्री भी आ सकता है, प्रिलिमिनरी डिक्री या फाइनल डिक्री. तो हम लोग को 2 सबसेक्शन 2 में क्या पॉइंटर्स याद रखने हैं कि ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का, और कोर्ट एक्सप्रेस करता है जो कि कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है क्या, राइट्स ऑफ द पार्टीज. और ये जो डिक्री है प्रिलिमिनरी भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है. यहाँ पे डीम डिक्री 2 ठो है, एक रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ कोई भी क्वेश्चन जो कि सेक्शन 144 ऑफ द सीपीसी में बोला जाता है. बट यहाँ पे डिक्री 2 चीज़ इंक्लूडेड नहीं है. पहला है एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, और दूसरा कोई भी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट. आगे प्रिलिमिनरी डिक्री को हम लोग वो डिक्री बोला जाएगा जो कि जहाँ पे फर्दर प्रोसीडिंग्स बाकी है और जहाँ पे सूट कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है. और फाइनल डिक्री मतलब क्या होता है कि वो डिक्री जो कम्प्लीटली डिस्पोज हो चुका है. यहाँ पे पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिक्री भी होता है. 2 सबसेक्शन 3 डिग्री होल्डर का मतलब होता है जिसके फेवर में डिक्री पास हुआ है या कोई भी ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बिन मेड. 2 सबसेक्शन 5 फॉरेन कोर्ट है, जहाँ पे कोर्ट सिचुएट करता है आउटसाइड इंडिया और जो इस्टेब्लिश और कंटिन्यूड नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. 2 सबसेक्शन 6 फॉरेन जजमेंट के बारे में बात करता है जो जिसका मतलब होता है जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट. 2 सबसेक्शन 7 जो बात करता है गवर्नमेंट प्लीड के बारे में, जिसका मतलब होता है कोई भी ऑफिसर जो अपॉइंट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो परफॉर्म करता है ऑल या कोई भी फंक्शंस जो एक्सप्रेस किया जाता है, जो एक्सप्रेस किया गया है कोड के द्वारा. तो ये हम लोग को जानना है 2 सबसेक्शन 7, क्योंकि एक बार गवर्नमेंट प्लीडर आया हुआ भी है WBJS एग्जामिनेशन 2016 में. आगे 8 2 सबसेक्शन 8 जज, जिसका मतलब होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिविल कोर्ट का. 2 सबसेक्शन 9 मीन्स द स्टेटमेंट जो भी जज के द्वारा दिया गया है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर. 2 सबसेक्शन 10 जिसका मतलब होता है जजमेंट लेटर, जिसका मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन जिसके खिलाफ डिक्री पास किया गया है या ऑर्डर ऑफ केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बिन मेड जिसके खिलाफ किया गया है. 2 सबसेक्शन 11 लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ पे आपको जानना है कि कोई भी पर्सन जो इन लॉ के द्वारा रिप्रेजेंट करता है स्टेट किसका, डिसीज्ड पर्सन का, और इंक्लूड करता है कोई भी पर्सन जो इंटरमीडियल करता है कोई भी स्टेट डिसीज्ड पर्सन का, और जहाँ पे पार्टी या तो सू होता है या सूड करता है, सूज करता है या सूड होता है किसमें, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में. और द पर्सन और वो सारे पर्सन जिसके ऊपर स्टेट डिवॉल्व करेगा जैसे ही वो पार्टी मर जाएगा, तो उसको बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. वो पर्सन को लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं. तो यहाँ पे 3 वर्ड याद करिएगा, जो रिप्रेजेंट करता है, जो इंटरमीडियल करता है विद द स्टेट, और जिसके ऊपर स्टेट डिवॉल्व होने वाला है अगर कोई पार्टी मरता है तो. आगे 2 सबसेक्शन 12 इसका मतलब होता है मीन्स प्रॉफिट. मीन्स प्रॉफिट का मतलब होता है वो सारे प्रॉफिट जो कोई भी पर्सन ऑब्टेन करता है किसी प्रॉपर्टी से, प्रोवाइडेड वो प्रॉपर्टी जिससे वो ऑब्टेन करता है प्रॉफिट वो रॉन्गफुल पोजीशन का है वो प्रॉपर्टी. और इस मेंस प्रॉफिट में कभी भी इंक्लूड नहीं करेगा वो सारे प्रॉफिट जो इम्प्रूवमेंट का प्रॉफिट होता है. अगर कोई भी प्रॉपर्टी मिला है, अगर वो उसको ठीक कर रहा है और वो रॉन्गफुल पोजीशन के द्वारा आया हुआ है, तो अगर इम्प्रूवमेंट कुछ करता है तो वो प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट, और वहाँ से अगर वो प्रॉफिट डिराइव करता है तो उसको मीन्स प्रॉफिट नहीं बोलेंगे. 2 सबसेक्शन 13 हम लोग का मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड करता है सिर्फ क्रॉप्स, सीपीसी के अनुसार सिर्फ क्रॉप्स है.
तो बाकी अगर मूवेबल प्रॉपर्टी टीपी एक्ट कहीं पे भी लिखा हुआ है तो प्लीज़ आप वो मार्क मत कीजिएगा अगर सीपीसी का क्वेश्चन आता है तो। 2 सबसेक्शन 14 ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन कोई भी डिसीजन सिविल कोर्ट का जो कि डिक्री नहीं है। 2 सबसेक्शन 15 प्लीडर का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन जो कि अपीयर हो सकता है और प्लीड कर सकता है, अपीयर हो सकता है या प्लीड कर सकता है कोर्ट में। और कौन कौन इंक्लूड होता है, अटॉर्नी होता है, सॉरी एडवोकेट होता है, वकील होता है, अटॉर्नी होता है हाई कोर्ट का। 2 सबसेक्शन 17 पब्लिक ऑफिसर्स के बारे में बात करता है। यहाँ क्लॉजेज A to H तक है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने टाइप्स है, तो यहाँ पे आपको 8 लिखना है। 8 टाइप्स है टोटल, A to H 8 होता है। वो सारे आते हैं जो जज होते हैं, जो ऑल इंडिया सर्विस के जो भी मेंबर होते हैं वो सारे आ जाते हैं यहाँ पे। ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस आ जाते हैं, या कोई भी पर्सन जहाँ जो होल्ड करता है ऑफिस वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। जो ऑफेंस होने से रोकता है या इंफॉर्मेशन देता है कि ऑफेंस हो जाएगा, या प्रोटेक्ट करता है पब्लिक हेल्थ, वो सारे ऑफिसर्स भी आते हैं। जो एग्जीक्यूट करते हैं कोई भी जो भी प्रॉपर्टी का जजमेंट्स वगैरह आता है ये सब, या इन्वेस्टिगेट करता है, या कोई भी ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट के सर्विस में है और उसको फीस मिलता है तो वो भी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करता है, तो वो भी इसमें आ जाता है। तो ये प्रीलिम्स का पार्ट, प्रिलिमिनरी का पार्ट कंप्लीट। यहाँ पे प्रिलिमिनरी का पार्ट जो है वहाँ पे सेक्शन 3 भी है, जहाँ पे आपको करना है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि हाई कोर्ट का जो सबऑर्डिनेट है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सबऑर्डिनेट कौन है, एवरी सिविल कोर्ट ऑफ अ ग्रेड इंफीरियर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। सो ये आप इधर ये लर्न कीजिएगा। फिर आगे आपके लिए सेक्शन 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 सबसेक्शन 2 से पूछ सकते हैं कि रेवेन्यू कोर्ट कहाँ पे आता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि रेवेन्यू कोर्ट वो कोर्ट होते हैं जो एंटरटेन करता है सूट रिलेटिंग टू रेंट, रेवेन्यू और प्रॉफिट ऑफ अ लैंड, जो कि यूज होता है किसके लिए, एग्रीकल्चरल पर्पस। यूज होता है किसके लिए, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, याद रखिएगा एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। आगे, बट डज नॉट इंक्लूड अ सिविल कोर्ट ट्राइंग सिविल नेचर सूट्स हैविंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते हैं। फिर आपका हो गया पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हो गया, प्रोविंशियल सिविल स्मॉल कॉज कोर्ट हो गया, प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट हो गया, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 1 दैट इज सूट्स इन जनरल, जहाँ पे सेक्शन 9 क्या बोलते हैं, बोलता है कि सेक्शन 9 वो वहाँ पे कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, जो कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो कोर्ट जो भी है जिसके पास जुरिस्डिक्शन है कि वो ट्राई कर सकता है सारा सूट सिविल नेचर का ट्राई कर सकता है, पर वो सूट्स ट्राई नहीं कर सकता है जहाँ पे कॉग्निजेंस या तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड है। ये याद रखिएगा, या तो कॉग्निजेंस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड है वो सूट्स ट्राई नहीं होगा, नहीं माना जाएगा सिविल सूट्स। आगे आप हम लोग पढ़ते हैं स्टे ऑफ सूट्स सेक्शन 10, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पेंडिंग मैटर या रेस्ट सब्जुडाइज भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंटर्स याद रखने हैं कि जो मैटर है इन इशू वो डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इन इशू होगा, प्रीवियसली और इंस्टीट्यूटेड सूट, यहाँ पे सेम पार्टीज रहेगा, सेम टाइटल रहेगा, ये सब पॉइंटर्स आपको जानना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो कि एक्सप्लेनेशंस में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सूट आपका पेंडिंग है फॉरेन कोर्ट में तो वो आपको रोकेगा नहीं अगर आप इंडिया में भी केस फाइल करना चाहते हो सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 जो कि डिसाइडेड मैटर भी हम लोग इसको बोलते हैं, इसमें भी मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए, सेम पार्टीज होना चाहिए, सेम टाइटल होना चाहिए, कोर्ट कंपिटेंट होना चाहिए। पर ऐसा क्या पॉइंट है जो डिस्टिंग्विश करता है स्टे ऑफ सूट और रेस जुडिकाटा को? स्टे ऑफ सूट जो है वो रोकता है, स्टे करता है ट्रायल को, सूट को नहीं करता है। पर यहाँ पे रेस जुडिकाटा में यहाँ पे डिसाइडेड मैटर हो जाता है, तो हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड हो जाता है, तो वापस हम लोग सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हैं। आगे एक्सप्लेनेशन के कुछ पॉइंटर्स है जो आप याद रखिएगा कि पहला एक्सप्लेनेशन फॉर्मल सूट के बारे में बात करता है, दूसरा कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट के बारे में बात करता है, तीसरा आपका बात करता है एक्चुअल इशू के बारे में बात करता है, चौथा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है,
एक्सप्लेनेशन 5 जो है वो आपका रिलीफ के बारे में बात करता है। 6 जो है बोनाफाइड लिटिगेशन के बारे में बात करता है, जो कि इन रिस्पेक्ट टू पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट राइट भी हो सकता है। और एक्सप्लेनेशन 7 जो है वो एग्जीक्यूशन डिक्री के बारे में बात करता है। एक्सप्लेनेशन 8 लिमिटेड जुरिसडिक्शन के बारे में बात करता है। 12 जो है बार टू फर्दर सूट है, या आपको याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपका आता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या बोलता है कि व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, तो हम लोग याद रखेंगे कब कंक्लूसिव नहीं है। A to F में लिखा हुआ है, 6 पॉइंटर्स है, वहाँ पे कंक्लूसिव नहीं है। अगर वो प्रोनाउंस नहीं होता है कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन के द्वारा, अगर वो मेरिट्स पे नहीं दिया गया है, अगर कोई भी केस है वहाँ पे इनकरेक्ट व्यू लिया गया है इंटरनेशनल लॉ का, या हम लोग रिफ्यूज़ कर दिए कि हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कोई भी लॉ इंडियन लॉ का, इंडियन लॉ जहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है वहाँ पे हम लोग नहीं ले रहे, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी प्रोसीडिंग्स जहाँ पे जजमेंट ऑब्टेंड हुआ है अपोज टू नेचुरल जस्टिस के द्वारा, या कोई भी चीज़ है जो फ्रॉड के द्वारा डील किया गया है केस, या कोई भी ब्रिच ऑफ लॉ हुआ है जहाँ पे, तो उस जगह पे वो फॉरेन जजमेंट्स, वो जजमेंट सारे क्या हो जाएंगे, नॉट कंक्लूसिव हो जाएंगे, वो कंक्लूसिव नहीं रहेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी मैटर डायरेक्टली एडजुडिकेट हुआ है अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज के बीच में डायरेक्टली एडजुडिकेट हुआ है, या क्लेम किया गया है लिटिगेशन, कोई भी लिटिगेशन क्लेम किया गया है अंडर सेम टाइटल, तो वहाँ पे फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होगा और रेस जुडिकाटा भी ऑपरेट करेगा। अब सेक्शन 14 के बारे में डील करते हैं, रिबटेबल प्रिजम्पशन। यहाँ पे क्या कोर्ट क्या, यहाँ पे ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई भी कोर्ट जो है यहाँ पे रिबटेबल प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है। मार्जिनल नोट है, प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट बोलता है कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करेगा क्या, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट लाया जाएगा जो कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जजमेंट की तरह है, तो ये माना जाएगा कि वो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन के द्वारा। जब तक आप प्रूव नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन के द्वारा ही को ये पास हुआ है। तो ये आपको इधर तक याद रखना है। थैंक यू सो मच।